हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। आज की ये वीडियो हमारे लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की भाग 2 है। सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित भाग 1 की वीडियो में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के कॉन्टैक्ट प्रोसेस को पढ़ा था, जिसको इंग्लिश में संस्पर्श प्रक्रम कहते हैं, या फिर कुछ किताबों में आपको संपर्क प्रक्रम या संपर्क विधि भी मिल सकता है। इसका नाम इंग्लिश में इसका नाम चेंज नहीं होगा, इंग्लिश में इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आती है तो आप उसको कैसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज आपको दिया था, जिससे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पे होगी, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग आगे की एक बात पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक अम्ल की लब्धि यानी कि मात्रा अधिक प्राप्त करने के लिए हम क्या परिस्थितियां रखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रीफ में एक बार दोबारा समझेंगे संस्पर्क प्रक्रम को, और उसके बाद हम बात करेंगे उन आवश्यक परिस्थितियों की जहां पर हम ध्यान रखकर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की लब्धि को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का विरचन। आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संस्पर्श प्रक्रम या कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा किया जाता है। संस्पर्श प्रक्रम सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की औद्योगिक विधि है। संस्पर्श प्रक्रम में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण 3 चरणों में किया जाता है। अब इन 3 चरणों को बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं चरण 1। सबसे पहले हम सल्फर का दहन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक तरीका है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का कि हम सल्फर का दहन कर लें। एक दूसरा तरीका भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम सल्फाइड गैस को, खासकर आयरन पायराइड को, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। आप इस प्रक्रिया को भर्जन या इंग्लिश में रोस्टिंग भी कहते हैं। आप जानते हैं जब किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। और इस क्रिया में जो धातु के सल्फाइड अयस्क होते हैं वे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो सल्फर यहाँ पे सल्फाइड है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में अलग होती है। तो चाहे हम सल्फर का दहन करके सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करें, या फिर आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करके सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करें। ओवरऑल यदि मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो चरण 1 में हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं चरण 2 को। चरण 2 में जो चरण 1 में प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हम ऑक्सीजन यानी वायु से कराते हैं, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इस अभिक्रिया के बाद हमको प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और साथ में ऊष्माक्षेपी होती है। यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन, जिसको आप डेल्टा एच कहते हैं, इसका मान आप याद रख सकते हैं -196 किलो जूल। ये मान याद रखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे चरण में हम यहाँ पर जो दूसरे चरण में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त हो रही है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अवशोषित कराते हैं, तो हमको ओलियम प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे H2 था तो H2 लिख दिया, एक सल्फर यहाँ पर एक सल्फर यहाँ पर, दोनों को मिला के S2 लिख दिया। 4 ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, दोनों को एक साथ मिला के O7 लिख दिया। तो इस प्रकार फार्मूला बन गया H2S2O7, जिसको ओलियम कहते हैं। ओलियम को सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। ओलियम से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करने के लिए इसमें हम जल मिलाते हैं। जल मिलाने पर ओलियम सल्फ्यूरिक अम्ल में अपघटित हो जाती है। तो ये थी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जहाँ पे हमने आपको ब्रीफ में सभी स्टेप्स को समझा दिया है। आज की जो मुख्य टॉपिक है वो हमारी होगी
सल्फ्यूरिक अम्ल की लब्धि बढ़ाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां। यदि इन सभी अभिक्रियाओं पर आप ध्यान दें तो इन सभी अभिक्रियाओं में जब उत्पाद अधिक मात्रा में बनेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल की लब्धि भी अधिक होगी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल भी अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। यहाँ पर आप ध्यान दें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो प्राप्त होती है ये बहुत ही बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। हम जो लब्धि बढ़ाने की बात करेंगे वो इस स्टेप पर करेंगे, क्योंकि यही जो है स्टेप ऐसा है जिसमें हम कुछ परिस्थितियां लगाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण को बढ़ा सकते हैं। और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर आप कहें ओलियम की मात्रा बढ़ेगी, और ओलियम की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है सल्फ्यूरिक अम्ल की लब्धि अच्छी होगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल की लब्धि बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमको इस अभिक्रिया पर ध्यान देना होगा। आप जानते हैं कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और साथ में ऊष्माक्षेपी है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो यहाँ पर हम लासातेलिए का नियम लगा सकते हैं। तो लासातेलिए के नियम के अनुसार पॉइंट 1 देखते हैं। अभिक्रियकों की सांद्रता उच्च रखने पर SO3 की लब्धि अधिक होती है। आप जानते हैं यदि किसी अभिक्रिया में सभी जो अभिक्रियक और उत्पाद हैं वो गैसीय अवस्था में हैं, तो यदि हम गैस की मात्रा बढ़ाएं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाएं, तो अभिक्रिया का साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर गैस के मोलों की संख्या कम होगी, या दूसरे शब्दों में आप कहते हैं जिधर दाब कम होगा। और दाब कम रखने के लिए गैस के मोलों की संख्या कम रखनी होती है। तो यदि मैं ऑक्सीजन की सांद्रता यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया का साम्य सल्फर ट्राइऑक्साइड की तरफ यानी कि उत्पाद की तरफ विस्थापित होगा, या आप कह सकते हैं अग्र अभिक्रिया जो है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों है? तो इसके 2 कारण हैं, क्योंकि इधर की तरफ ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है, और दूसरी बात कि ऑक्सीजन एक गैस है तो गैस की मात्रा बढ़ाने पर अभिक्रिया का साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर दाब कम हो। तो यहाँ पे आप देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल हैं और अभिक्रियक की तरफ गैस के 2 और 1 3 मोल हैं। तो साम्य किधर की तरफ विस्थापित होगा? आगे की तरफ, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड की तरफ। तो ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाकर हम SO3 की लब्धि बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए दूसरे पॉइंट को समझते हैं। उच्च दाब पर सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन अधिक होता है। तो यदि दाब की बात करें तो आप जानते हैं लासातेलिए नियम के अनुसार किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का साम्य उधर विस्थापित होता है जिधर गैस के मोलों की संख्या कम हो, अर्थात जिधर दाब कम हो। तो देखिए यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या अभिक्रियक की तरफ 3 है और उत्पाद की तरफ 2 है। तो यहाँ पे यदि दाब हम बढ़ाएंगे तो उत्पाद यानी SO3 के निर्माण की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। जब गैस के मोलों की संख्या कम होती है तो दाब भी कम होता है। तो यहाँ पर हम कितना दाब रखें ताकि हमको SO3 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो? तो ये मान आपको याद रखना है, लगभग 2 ATM। 2 ATM जो होता है इस अभिक्रिया के लिए अनुकूल दाब होता है। अगर इससे अधिक दाब आप रखेंगे तब भी SO3 के निर्माण में कमी आ जाएगी। तो 2 ATM का दाब रखें। तीसरे पॉइंट को देखते हैं। निम्न ताप पर SO3 के उत्पादन की दर अधिक होती है। आप जानते हैं कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो लासातेलिए नियम के अनुसार अभिक्रिया का साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो। तो क्योंकि उत्पाद की तरफ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो अभिक्रिया में यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का साम्य अभिक्रियक की तरफ विस्थापित हो जाएगा, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो पश्च अभिक्रिया है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और यदि पश्च अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाएगी तो सल्फर ट्राइऑक्साइड अपघटित होकर सल्फर डाइऑक्साइड और डाइऑक्सीजन में परिवर्तित होने लगेगा। इसलिए यहाँ पर हम निम्न ताप रखेंगे। उम्मीद है कि पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि अत्यधिक निम्न ताप यदि हम यहाँ पे रख दें तो यह अभिक्रिया हो ही नहीं पाती है, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमको एक अनुकूल ताप लेना होता है और इस अभिक्रिया के लिए अनुकूल ताप होता है 673 केल्विन से 723 केल्विन। तो ध्यान रखें यहाँ पर 673 केल्विन से 723 केल्विन
के बीच का कोई ताप रखेंगे तभी यह अभिक्रिया होगी। इससे कम ताप रखने पर क्या होगा, इससे कम ताप रखने पर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में क्रिया ही नहीं कर पाएंगे, तो अग्र अभिक्रिया भी धीरे हो जाएगी और पश्च अभिक्रिया भी धीरे हो जाएगी। क्लियर बात है। तो अनुकूल ताप आपको ध्यान रखना है 773 से 723 केल्विन। तो यहां पर इन परिस्थितियों को हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम दाब रखेंगे 2 एटीएम और ताप रखेंगे 723 केल्विन, और इस ताप दाब पर जो अभिक्रिया में जो अग्र अभिक्रिया है यहाँ पर, इसकी दर बहुत अधिक होगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड की अच्छी मात्रा हमको प्राप्त होगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, उत्प्रेरक के प्रभाव को समझते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ला-सातेलिए नियम के अनुसार जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक लगाते हैं तो उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया को भी उतना ही बढ़ाता है जितना कि पश्च अभिक्रिया को बढ़ाता है। तो यह दोनों अभिक्रियाओं पर, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया पर समान प्रभाव डालेगा। फिर भी यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और या फिर प्लेटिनम का यूज करते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि ये उत्प्रेरक जो कुछ हो रहा है उसको तेज करेंगे। जैसे यदि ये 3 परिस्थितियां हमने रख दी तो इन तीनों परिस्थितियों में अग्र अभिक्रिया की दर अधिक होगी और पश्च अभिक्रिया की दर मंद होगी। उत्प्रेरक रखेंगे तो वो अग्र अभिक्रिया को यदि 2 गुना तेज करेगा तो पश्च अभिक्रिया को भी 2 गुना तेज करेगा। तो उससे लाभ क्या होगा कि अग्र अभिक्रिया भी तो डबल हो रही है, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन उत्प्रेरक के बारे में आप ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक केवल अग्र अभिक्रिया को ही बढ़ाएगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जो कुछ बन रहा है, जैसे इन परिस्थितियों में सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा बन रहा है तो उत्प्रेरक क्या करेगा, उसको और अधिक करवा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पश्च अभिक्रिया पर उसका कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, पश्च अभिक्रिया को भी वो बढ़ाएगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।